नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। तारीख 16 दिसंबर 2023। सौम्या चौरसिया की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1 लाख का फाइन लगाया था और अब एक बार फिर हाई कोर्ट से सौम्या चौरसिया की जमानत रद्द हो गई है। ऐसे ही सौम्या चौरसिया की बार बार जमानत रद्द होती रही। कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के प्रचार अपने चरम पर थे, तारीख थी 16 अप्रैल 2024, तब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के 3 बड़े नेताओं का एक पत्र सार्वजनिक होता है, जिसमें साफ तौर पर भूपेश बघेल से पूछा जाता है, क्या सौम्या चौरसिया आपके लिए वसूली करती थी? ये गंभीर प्रश्न उस समय उठाया गया जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, इसलिए हो सकता है चुनावी शोर में वो आवाज नहीं सुनाई दी हो जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाना चाह रहे थे। दरअसल यह प्रश्न इसलिए उठाया गया क्योंकि 2 दिसंबर 2022 जब सौम्या चौरसिया गिरफ्तार हुई थी, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वो उपसचिव थी। तब भूपेश बघेल का एक ट्वीट सामने आया था। उस ट्वीट के शब्दों को यदि आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा, राजनीति वास्तव में किसी की सगी नहीं होती। खासकर भूपेश बघेल के व्यवहार के मामले में ये बात तो एकदम फिट बैठती है। भूपेश बघेल ने अपनी खासम खास रही सौम्या चौरसिया के लिए तब लिखा था जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब कोई भूपेश बघेल से यदि पूछ सकता है तो पूछे कि 19 महीने होने को आए हैं, सौम्या चौरसिया जेल में बंद है, कहां गई उनकी ताकत और कहां गई वो आवाज जब वो बुलंद कर रहे थे सौम्या चौरसिया के लिए? वसूली तो आखिर भूपेश बघेल और उनकी सरकार के लिए होती थी। इस पर भी यदि आप अदालतों की टिप्पणी सुने तो आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि किस तरह से हाई कोर्ट के जस्टिस पी सैम कोसी ने अपने 8 पन्नों के 21 बिंदुओं के फैसले को 23 जून 2023 को सार्वजनिक करते हुए लिखा था कि आवेदिका सौम्या चौरसिया केवल एक पक्ष या बस आवेदिका नहीं है, बल्कि धन की वसूली और अपराध को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए यह भी माना है कि प्रकरण में धारा 2U और धारा 3 PMLA एक्ट को मजबूत करने वाले पर्याप्त तथ्य हैं। जस्टिस पी सैम कोशी ने फैसले में लिखा था कि बिना पक्षपाती उचित तरीके से आर्थिक अपराध से पर्दा हटाने के लिए लंबे समय तक जेल में रखा जाना चाहिए, जिससे न केवल सौम्या चौरसिया बल्कि अन्य अभियुक्तों के संबंध में विवेचना हो सके। हाई कोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी की इन बातों से आपको यकीन हो गया होगा कि मामला कितना गंभीर है और सबूत कितने गंभीर होंगे। हालांकि वो सबूत सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। न्यायालय और जांच एजेंसियां उन सबूतों के आधार पर जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, सौम्या चौरसिया की जमानत रद्द होना वास्तव में भूपेश बघेल उनकी करतूतों को बताता है। जब वो मुख्यमंत्री थे, न केवल भूपेश बघेल बल्कि कांग्रेस के पदाधिकारी और कई बड़े नौकरशाह कोल स्कैम वाले मामले में 25 रुपए टन की वसूली किया करते थे। ये पूरा मामला फिलहाल शीशे की तरह साफ हो चुका है। 500 करोड़ रुपए का तो पता चला है, करीब 225 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। उन नामों को आप गौर करें जिनके साथ आज भूपेश बघेल नहीं खड़े हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ऐसी ही राजनीति के कारण आम लोग राजनीति में आने से बचते हैं। खासकर कांग्रेस की जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स चल रही है, भूपेश बघेल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पार्टी आला कमान जेल में बंद देवेंद्र यादव के साथ खड़ी है। देवेंद्र यादव पर जैसा कि गंभीर आरोप है कि उन्होंने वैमनस्यता फैलाई, जिस तरह से दंगा फसाद करवाया, बड़ौदा बाजार के एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी वाले मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन भूपेश बघेल उनकी कोठरी को लगता है कि देवेंद्र यादव को आगे कर पार्टी आला कमान भूपेश बघेल की पोजीशन खराब कर देगी। यही कारण है कि भूपेश बघेल सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। भिलाई में जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उन्होंने साफ तौर पर अपहरण करवाया, सीसीटीवी फुटेज में वो सारी तस्वीरें आ चुकी है।
है। भिलाई 3 नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर आरोपी हैं, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। उनका साथ देने, उनके बचाव में भूपेश बघेल कहीं आगे नहीं आ रहे हैं। फिलहाल नया मामला दर्ज हुआ है। 150 कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन पर आरोप है कि सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ की गई, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इतना सब किया जा रहा था भूपेश बघेल को सुर्खियों में लाने के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह मामला तो ताजा है, लेकिन पुराने मामलों में जहां भूपेश बघेल उनकी सरकार के कई मंत्री खुद आरोपी रहे, कोल स्कैम वाले मामले में जिसमें कई सफेद पोस्ट अफसरों नेताओं के नाम है, उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। और नाम भी कोई छोटे मोटे नहीं है। एक बार मैं फिर उन नामों को गौर करूं जिन्होंने कोयले में वसूली खाई है, तब आपको यकीन हो जाएगा किस तरह से राजनीति को एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की जा रही है। वैसे कोल घोटाले वाले मामलों में 36 लोगों की लंबी सूची है। शुरुआती कुछ नामों पर गौर करें तो सबसे पहला नाम आता है कवासी लखमा, जो भूपेश बघेल वाली सरकार के शराब मामलों के आबकारी मंत्री थे। दूसरा नाम आता है देवेंद्र यादव, जो उस समय भी विधायक थे, फिलहाल जेल में बंद है। अमरजीत भगत, जो पूर्व मंत्री थे। बृहस्पति सिंह, ये भी विधायक थे। गुलाब कमरो, ये भी विधायक थे। शिशुपाल शौरी फिलहाल भाजपा में शामिल हो गए हैं, ये भी कोल स्कैम मामले में आरोपी हैं। चंद्रदेव राय, ये भी पूर्व विधायक रहे। यूडी मिंज, ये भी पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, ये भी आईएएस नहीं है, फिलहाल ये भी जेल में है सौम्या चौरसिया के साथ। बाकी सौम्या चौरसिया जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही। इन नामों के अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। 29वें नंबर पर यदि देखें तो राम गोपाल अग्रवाल, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं। इसी तरह आरपी सिंह, जो कांग्रेस के उस समय के प्रवक्ता रहे हैं। विनोद तिवारी, ये भी कांग्रेस के चर्चित नेता रहे हैं। इंद्रेश गांधी, ये भी कांग्रेस के एक चर्चित नेता रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए भूपेश बघेल और कांग्रेस की ओर से कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, पुलिस से मारपीट नहीं की जा रही है, कोई धक्का मुक्की नहीं की जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बदले हुए हालात में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की पॉलिटिक्स को कांग्रेस जिस तरह से हवा दे रही है, वह हमें 1998 में आई एक हिंदी फिल्म चाइना गेट के बारे में सोचना चाहिए, जिसका एक दृश्य मैं आपको याद दिलाता हूं, जिसमें एक चर्चित विलन थे डाकू जगीरा। ये गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब गांव का मुखिया हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके परिजन रोक देते हैं। तब डाकू जगीरा की ओर से ऐलान किया जाता है कि यदि गांव का मुखिया सामने नहीं आएगा तो बच्चों और औरतों को मारना शुरू कर देंगे। इस पर गुस्से से आक्रोशित गांव का मुखिया कुल्हाड़ी लेकर सामने आता है और डाकू जगीरा को ललकारता है और कहता है कि यदि मां का दूध पिया है तो एक एक कर लड़ने के लिए आओ। मुखिया के इस साहस की तारीफ करते हुए डाकू जगीरा कहता है कि गांव में कोई तो मर्द मिला, और इस तरह से डाकू जगीरा हाथ में खंजर लेकर अकेले ही मुखिया के सामने आता है। दोनों का आमना सामना होता है। तभी डाकू जगीरा कहता है कि तुम तो अकेले लड़ने आए थे, अपने बिटवा को साथ में क्यों लेके आए हो। इस पर मुखिया जैसे ही पीछे घूमता है, डाकू जगीरा खंजर मुखिया के गले में भोंक देता है। तब डाकू जगीरा का एक डायलॉग उस समय बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें धोखे से मुखिया को मारने के बाद वो कहता है कि उलट खोपड़िया, हमसे भिड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। मेरा मन भाया, कुत्ता काट कर खाया, लोमड़ी का दूध पीकर पला है ये जगीरा। जगीरा की तरह लोमड़ी का दूध पीकर पलने वाले कई उल्टी खोपड़ी के लोग हैं जो इस वक्त देश में जात पात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसी पॉलिटिक्स को लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से धोखा देकर लोगों की हत्या कर सकते हैं, देश में वैमनस्यता फैला सकते हैं। इस वक्त देश को जब एकजुट रहने की जरूरत है, तो वहां गौर करने वाली बात यह है, न केवल जात पात का जहर घोला जा रहा है, बल्कि ऑपरेशन जोशुआ के माध्यम से अमेरिका की एजेंसियां लगातार धर्मांतरण करा रही है। खासकर छत्तीसगढ़ में इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। आदिवासी वनवासी जनता के अलावा अनुसूचित जाति वर्ग से, सत्तामी समाज और ओबीसी वर्ग से साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में धर्मांतरित होकर ईसाई बन रहे हैं। जोशुआ की एक
वेबसाइट से उजागर हुआ है कि किस तरह से लोग सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। जात पात की ऐसी पॉलिटिक्स करने वालों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। अब तो सीधे तौर पर धर्म पर प्रहार हो रहा है। ऑपरेशन जोशुआ के माध्यम से उनकी अपनी वेबसाइट में दावा किया जा रहा है कि भारत में हर साल 24 लाख ईसाई बनाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत की 143 करोड़ आबादी में 6 करोड़ धर्मांतरित ईसाई बन चुके हैं। ये वेबसाइट 24 साल पहले अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स से बनाई गई थी, जो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ खुलेआम दावा कर रही है। ऐसे में हमें सोचना होगा कि देश में जातिवाद का जहर घोलने वाले क्या वास्तव में हमारे समाज और देश के हितैषी हैं। वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों। फिलहाल देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर राहुल गांधी जिस तरह से लगातार जाति जाति और जाति का जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारा बार बार कहना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में दमदारी के साथ आगे नहीं आएंगे, तब तक ऐसे बुरे लोगों का ही राजनीति में कब्जा रहेगा। लोगों का ब्रेन वॉश करते रहेंगे, देश और समाज का हित करते रहेंगे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।